सॉरी आपके ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं 5th to 18th वीक में। उसमें फिर आपके जो है ना लिवर अपना फंक्शन लेने आ जाता है कि भाई अब मैं ब्लड बनाऊं, क्योंकि आपके लिवर उस वक्त तक डेवलप हो चुका होता है। Some hemopoiesis continue in liver even after birth of 1 to 2 weeks। ठीक है, यानी कि बर्थ के बाद भी लिवर थोड़ी बहुत करते रहते हैं। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होना शुरू होते हैं तो फिर आपकी बोन मैरो जो है ये फंक्शन ले लेती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारी हड्डियां आहिस्ता 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 जो है ना वो उसकी तरफ आती हैं, बनने की तरफ आती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और फिर तब जाके हमारी बोन मैरो ले लेती है। उसके बाद जी हमारे पास आते हैं अब स्टार्ट कैसे होती है। अच्छा, नीचे अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्रिमिटिव, यानी कि पहले यॉर्क सेल, ठीक है, और फिर उसे एंडोथेलियम और फिर ब्लड, और ये ह्यूमंस में 2 वीक्स के अंदर होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, 2 वीक्स से 8 वीक्स तक। उसके बाद डेफिनेटिव है, ये चीजें आप छोड़ते हैं, पैसेजियम, फीटल लिवर होता है, फीटल लिवर से स्प्लीन। अच्छा, प्राइमरी ऑर्गन ये है, और ये जो दोनों है ना थाइमस और स्प्लीन, ये सेकेंडरी ऑर्गन है। तो फीटल लिवर जो है ये जब आपके क्या एज होती है 8 वीक्स से आगे 23 वीक्स तक, एंड देन उसके बाद आफ्टर बर्थ एडल्ट में अंदर आपके पास 3 आ जाती है, बोन मैरो, थाइमस एंड स्प्लीन। स्प्लीन और थाइमस सेकेंडरी ऑर्गन है, बोन मैरो प्राइमरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन से मुराद ये है कि स्टार्ट बोन मैरो में ही होता है, मेजॉरिटी बोन मैरो के अंदर ही बनता है। स्प्लीन में जाके उनकी डिसइंटीग्रेशन भी होती है, और सम टाइम अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाए तो स्प्लीन और थाइमस भी ब्लड बनाते हैं। लिम्फोसाइट, अच्छा 2 चीजें हैं, लिम्फोसाइट और माइलोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स है ना ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में आते हैं, और जो माइलॉइड सीरीज है ये माइलोसाइट्स हैं, वो आगे डिफरेंशिएट होते हैं प्लेटलेट में, आरबीसीज में, और डब्ल्यूबीसीज में, न्यूट्रोफिल्स, इनोफिल्स वगैरह में। Lymphocyte precursors are formed in the liver and bone marrow, but main site for lymphocyte production are spleen, lymph node and lymphoid tissues। क्योंकि ये सब चीजें जो है आपकी इम्यूनिटी में, एक है इनेट और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी, उन दोनों के अंदर जो है ना जो टी सेल और बी सेल्स है ना वो उसके अंदर आते हैं, तो वो आपको उसमें हेल्प आउट करते हैं। जी आमना, आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं? जी मैम, ये आई थिंक आपने शायद बता दिया, वो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। ये लाइन नहीं मुझे समझ आ रही है मेट्रो की बुक में। हेमोपोइसिस ड्राइव्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन द एजीएम। एजीएम मतलब एओर्टा, गोनेड्स, मेसोफिरोन्स रीजन्स। तो इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, ये कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ साइट्स होती है, मैं आगे आप लोगों को न्यूड्यूल्स वगैरह पढ़ाऊंगी। उनके अंदर जो होता है ना आपकी, जब ये स्टार्ट होती है डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ऑर्गन्स की, ठीक है, उसके अंदर ये चीजें आती है। मैंने इसीलिए अभी इसको स्किप कर दिया है, आप लोगों ने इतनी डीप बातें नहीं पढ़नी। जितनी आप लोग डीप बातों में जाएंगे ना उतना आप लोग कंफ्यूज होते जाएंगे। वैसे ऑर्टागोनेट, M4, वो M4 क्या था जरा बोलिएगा। मेसोनेफ्रॉन्स। ठीक है, ये मैं आपको भी बता रही हूँ ना कि आपकी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स बनना शुरू होते हैं। उन स्पेसिफिक रीजन्स में से एक ये रीजन है, और आप लोगों ने इतना डीप नहीं पढ़ना, मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही ये चीजें बतानी है कि साथ साथ कि ये हाईलाइट कर लो। जितना डीप जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, पेपर इतना डीप नहीं आता, ठीक है। जी मैम ठीक है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोगों ने अगर 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, हमने वो नहीं सेकेंड ईयर में है एनिमल वाला, जिसमें हमने पूरी वो पढ़ी थी कि पहले मीजोडर्म बनती है, फिर उसके अंदर दोबारा डिवीजन होती है, उसे एंडोडर्म बनती है, फिर उसके अंदर डिविजन होती है, और फिर डिफरेंट हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज की वो आती हैं। आप लोग को याद है वो स्टेज सारी? अगर जी मैम याद है जो चैप्टर आप कह रही हैं। हाँ जी, तो उससे उससे आप लोग देखो ना, फिर हार्ट बनना शुरू होता है, फिर उसके साथ साथ फिर आपके गोनेड्स बनना शुरू होते हैं। उन गोनेड्स की बेसिस पे ही तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि इवन बेबी इज अ गर्ल और अ बॉय। ये उसके रीजंस हैं, ठीक है। और हिमेंजियोब्लास्ट हाँ जी, वो क्या है? वो नहीं समझ आ रहा ना। मैंने आपको बताया ना, देखो एनजीओ, आप लोगों ने कभी एनजीओ वर्ड सुने? हम एनजियोग्राफी करने जा रहे हैं।
नहीं, मैंने नहीं सुना। एंजियोग्राफी का भी नहीं वर्ड सुना? किसी और स्टूडेंट ने एंजियोग्राफी सुना है तो बताए जरा। यस मैम, मैंने सुना है। क्या होता है उसमें, कुछ आइडिया है? मैम हार्ट ट्रांसप्लांट से रिलेटेड होता है। जी, तो उसी से ही रिलेटेड हम लोग चीज़ों को जो है ना, जब हम लोग एक्सरे पे जब भी हम बॉडी के वेसल्स को या मोस्टली हम लोग एंजियोप्लास्टी में या एंजियोग्राफी में ये चेक करते हैं कि आपकी किसी वेसल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट में या हार्ट से रिलेटेड इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्टली हार्ट के अंदर ये इशू आया होता है, ठीक है, वेसल्स ब्लॉकेज का। तो वो वेसल्स के जब बनना स्टार्ट होता है ना, जब वेसल्स का बनना स्टार्ट होता है उससे रिलेटेड है। ये रीजन वो है जहां पे आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन की बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। आई समझ अब? मैम वो ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन तो एंजियोजेनेसिस होती है ना, तो ये हिमेंजियोब्लास्ट है। दोनों एक ही टर्म है मतलब। आप एजीएम की बात कर रही हो ना? जी ठीक है। एजीएम की बात कर रही हो ना? या आप मुझे ना अपना क्वेश्चन लिख के भेजो क्योंकि मुझे आपका वो नहीं समझ आ रहा वर्ड कि आप बोल क्या रही हो। मैम हिमेंजियोब्लास्ट, हिम HAEMAN और जियोब्लास्ट, हिमेंजियोब्लास्ट। अच्छा, हिमेंजियोब्लास्ट। अच्छा, मैं फिर आपको हिमेंजियोब्लास्ट देख के बता दूंगी, मुझे हिमेंजियोब्लास्ट का नहीं है आइडिया, लेकिन ये एजीएम वगैरह को मैं जो बता रही हूँ ना आपको, वो ये था, ठीक है, कि वो आपकी जो वो बनना शुरू होती है ना, लेयर्स आगे डिवीजन स्टार्ट होती है, उसके बाद जो चीज आपकी ब्लड फॉर्मेशन में पार्ट लेती है वो ऑर्गन्स में बताई थी। जी मैम ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम कहाँ पे थे, मैं देखती हूँ। अच्छा, लिम्फोसाइट्स प्रिकसर की समझ आ गई? लिम्फोसाइट प्रिकसर्स हमारे पास कहाँ होते हैं? मैंने पहले ही कहा था मैं बीच में क्वेश्चन करूंगी, बच्चों ने आंसर देने हैं। जी मैम आ गई है। अच्छा, ये हिमेंजियोब्लास्ट जो है ना, ये होते हैं कुछ प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं हेमेटोपोइटिक में, यानी ऐसे सेल्स में जिन्होंने हीमाटोस ये ब्लड फॉर्मेशन करवानी है, और साथ में एंडोथेलियल सेल्स ने जिसने आपके आगे ऑर्गन्स के सेल्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, हिमेंजियोब्लास्ट। और इसके बाद जी हमारे पास हिमोपोइसिस जो होती है वो कहाँ हिमोपोइसिस होती है, ऐसा ऐसा वो किस तरफ से जाती है, मैरो ऑफ फ्लैट बॉन्ड्स एंड वर्टिब्रा। फ्लैट बॉन्ड्स ये आपके रिब बॉन्ड्स हो जाती हैं, आपका फीमर वगैरह हो जाते हैं, इनमें चली जाती है। सब बच्चे हिमेंजियोब्लास्ट के बारे में लिख लें। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं, किसमें, जो कि बनाते हैं आगे ब्लड सेल्स भी और आपके ऑर्गन के सेल्स भी। Formation of each type of blood cell system after cell line: erythrocytes, granulocytes, thrombocytes, lymphocytes. Erythrocyte for RBCs, erythropoiesis; granulocytes for WBCs, WBCs के अंदर वो न्यूट्रोफिल्स, ज़ेनोफिल्स, बेसोफिल्स, वो ग्रेनुलोपोइसिस, और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। उसके बाद जी लिम्फोसाइट्स के अंदर आते हैं हमारे पास लिम्फोफोसिस, और लिम्फोसाइट्स हमारे पास टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। साथ में जी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड देयर डिलीवरी टू द ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस, यानी कि ब्लड का बनना और उसके बाद का ब्लड स्ट्रीम में जाने के अंदर 3 होते हैं प्रोसेसेस: मल्टीप्लिकेशन, प्रोलिफरेशन, फिर मैचुरेशन, और फिर उनकी डिफरेंशिएशन होती है, एंड देन रिलीज ऑफ अ मैच्योर सेल। मल्टीप्लिकेशन कैसे? आप प्रोजेनिटर सेल्स का मतलब होता है जिनसे जनरेशन स्टार्ट होनी है, वो क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और उससे सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर प्रोलिफरेशन भी यही होती है कि अपने आप को मजीद बढ़ाते रहना। उसके बाद जिनकी मैचुरेशन होती है, कुछ आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। आरबीसी को देख लें, डब्ल्यूबीसी को देख लें, किस चीज की बेस पे जाके उसने डब्ल्यूबीसी बनना है, आरबीसी बनना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये सारे आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ग्रोथ फैक्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उन पर डिपेंड भी करता है कि ग्रोथ फैक्टर आके बताते हैं कि कौन से सेल ने आरबीसी की तरफ जाना है और कौन से सेल ने डब्ल्यूबीसी की तरफ जाना है। उसके बाद है जी रिलीज ऑफ मैच्योर सेल्स।
from the marrow into the bloodstream, some maturation normally occur after release of a cell. यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो मैरो में ही मैच्योर होकर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि रिलीज तो हो जाते हैं आपकी सर्कुलेशन में, लेकिन सर्कुलेशन में जाने के बाद वो जाके डेवलप होते हैं एक इनटू कंप्लीट एरिथ्रोसाइट, और इसको कहते हैं मैचुरेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट टू आरबीसीज। यानी रेटिकुलोसाइट्स होते हैं इमेच्योर आरबीसीज, इनके अंदर ना न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब ये ब्लड के अंदर जाते हैं ना, इनके अंदर मजीद डिफरेंशिएशन होती है और इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और आरबीसी फॉर्म कर जाते हैं। और ये अगर आप देखें कि कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनमें रेटिकुलोसाइट डिक्रीज कर जाते हैं, अगर आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह आप लोग पढ़ेंगे ना, हम लोग यहाँ कुछ डिजीजेज एनीमिया वगैरह जो है ना, जैसे उसमें ना अक्सर रेटिकुलोसाइट ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को अब्रप्टली आरबीसीज बनाने होते हैं और वो जल्दी जल्दी रेटिकुलोसाइट्स पे मतलब सर्कुलेशन में डालती जाती है, तो उसकी वजह से रेटिकुलोसाइट उसमें इंक्रीज कर जाते हैं। उसके बाद हेमोपोइटिक स्टेम एंड प्रोजेनिटर सेल्स। हेमोपोइसिस स्टार्ट्स विद प्लूरिपोटेंशियल स्टेम सेल्स। अब ये प्लूरिपोटेंशियल का क्या मतलब है? प्लूरी जो है ना वो एक प्लूरल से निकला है, यानी मल्टीप्लिकेशन। पोटेंशियल जिनके पास इस चीज का एनर्जी होती है कि वो आपको डिवाइड कर सकें, ठीक है। फिर सेल डिफरेंशिएशन होती है, कमिटेड होते हैं हेमोपोइटिक प्रोजेनिटर के, आप पढ़ेंगे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जी, वो आपका डिफरेंशिएट करते हैं कि किस लिम्फोइड में जाना है। Bone marrow is also a primary site of lymphocyte, which differentiate from a common lymphoid precursor. The spleen, lymph node, thymus are the secondary sites of lymphocyte production. तो अभी bone marrow क्या है? प्राइमरी है, और lymph node, spleen और thymus सेकेंडरी है। अब स्टेम सेल्स में होता है क्या? स्टेम सेल में होता है स्ट्रोमल सेल्स, माइक्रोवेस्कुलर नेटवर्क, जो कि माइक्रोवेस्कुलर नेटवर्क है ना, ये रिलीज करते हैं। और स्ट्रोमल सेल्स, इनके कुछ नोड्यूल्स, कुछ नॉस्ट्रेल्स ऐसी होती हैं जिनमें से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और वो एक तो वो स्टेम सेल की भी सर्वाइवल करवा रहे होते हैं, और दूसरा वो उनकी पॉलिफ्रेशन भी करा रहे होते हैं, यानी उनको डिवाइड भी करवा रहे होते हैं। Mesenchymal stem cells are critical in stromal cell formation together with osteoblast. आप लोगों को पता है blood bone forming cells and endothelial cells, they form niches and provide the growth factor. Adhesion molecules, अच्छा जो एडिशन मॉलिक्यूल्स है ना, इनका भी हम आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे कि ये इनका फंक्शन क्या होता है। साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीजिंग सेल्स होते हैं जो कि आपके उसमें हेल्प आउट करते हैं। जो हम लोग प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, उसके अलावा जब कोई भी बाहर से अटैक आता है किसी भी किस्म के एंटीजन, वो एंटीजन क्योंकि जो बाहर से अगर फॉरेन बैक्टीरिया भी एक्ट करे ना, तो उसकी जो कैप्सूल होती है वो हमारे लिए एज ए एंटीजन एक्ट करती है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ वो बनाती है, इम्यूनिटी बनाती है। अच्छा, स्टार्ट विद प्लूरिपोटेंशियल मल्टीपोटेंशियल हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं, और इनसे बनते हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर और लिम्फोइड प्रोजेनिटर। माइलॉइड मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है? एरिथ्रोसाइट्स बनाएंगे, डब्ल्यूबीसीज बनाएंगे, डब्ल्यूबीसीज में से भी वो न्यूट्रोफिल्स, ज़ीनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट। और लिम्फोइड जो है वो दो बनाते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और नेचर किलर सेल्स। अगर आप लोगों को याद हो नेचर किलर सेल्स, तो ये भी इसके इम्यूनिटी को एक्टिवेट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट फिर आगे प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होते हैं। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है उससे बनता है एरिथ्रोसाइट, मास्ट सेल, माइलोब्लास्ट और मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स की आगे उससे ना फ्रेगमेंट्स रिलीज होते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स बनाते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स आपको ना बहुत छोटे छोटे स्लाइड्स में नजर आएंगे। एरिथ्रोसाइट की आप लोगों ने कैसे डिफरेंशिएशन करनी है कि वो बाइकनकेव होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे एक होलो सा लाइट पिंक सा आपको शेडो नजर आता है, ठीक है। और वैसे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। ये आपके मास्ट सेल्स होते हैं। माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट के अंदर आपके पास वो भी डिफरेंट। अच्छा, माइलोब्लास्ट की निशानी ये है कि इसकी न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, मतलब न्यूक्लियस इसका बहुत बड़ा होता है। अगर आप देखें तो जो स्लाइड्स आप लोगों ने शायद नहीं देखी हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे, आप लोग अपने जहन में ना ये डायग्राम्स रखें, क्योंकि ये आप लोगों को जब स्पॉटिंग होती है ना,
उसकी प्रैक्टिकल के अंदर, तो तब वो लोग आपको खुद से डायग्राम्स दे देते हैं और वो पूछते हैं कि आप बताएं कि इसका ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है, ठीक है। और जो मास्ट सेल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं एंट्रिंग एंटीजेंस को, जितने भी आपके स्किन के थ्रू एंटर हो रहे होते हैं। माइलोब्लास्ट, फिर आगे आपके पास बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और फिर मोनोसाइट्स आगे मैक्रोफेजेस में चेंज होते हैं। आपको पता है मैक्रोफेजेस भी आपके इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, या एपोप्टोसिस के अंदर जो होता है रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अगर आप इजिनोफिल्स को माइक्रोस्कोप में देखें ना, तो ये ऐसा लगता है जैसे सेल ने एनक पहनी हुई है, सनग्लासेस टाइप से पहनी हुई है। तो इसके बाइलोब्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स 4 to 5 लोब होता है, और बेसोफिल्स में लोब्स तो नहीं नजर आते लेकिन क्लियर ना हो, लेकिन छोटे 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 से डॉट्स काफी सारे नजर आते हैं। ये आपने डिफरेंशिएशन करनी होती है आपने सीबीसी में, अगर आप लोग टेशन करेंगे जब लैब में इंशाल्लाह कोरोना के बाद, तो आप लोग देखेंगे भी कि हमारे सीबीसी आते हैं, उन्होंने डिफरेंशिएशन की होती है। उसके बाद है जी रेगुलेशन ऑफ हीमोपोएसिस। आपको पता है कोई भी प्रोसेस होता है तो उसकी रेगुलेशन भी जरूरी होती है। तो इसमें क्या होता है जी, हीमोपोएसिस स्टार्ट्स विद द स्टेम सेल डिवीजन इन व्हिच वन सेल रिप्लेसेस द स्टेम सेल्स एंड द अदर इज कमिटेड टू डिफरेंशिएशन। यानी कि आपने माइटोसिस में पढ़ा ना, वन सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, तो उनमें से एक जो होता है वो स्टेम सेल के रिन्यूअल के लिए होता है, और उनमें से एक सेल की डिफरेंशिएशन होती है। अब सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि रिवाइवल करवाते हैं, ये आप लोगों ने ऐसे ही रट्टा मारने हैं, SCL γ2 नॉच 1, NOTCH भी पढ़ते हैं 1, whereas other are involved in differentiation along major cell lineage। यानी कि स्टेम सेल के सर्वाइवल के अंदर कौन से 3 हैं, SCL γ2 और नॉच, और बाकी जो होते हैं वो फिर डिफरेंशिएशन के लिए यूज होते हैं। और इसी तरीके से PU1 एंड SCBE family commit cells to myeloid lineage, γ2, γ1 and 4 Java essential in erythropoietic and megakaryocytic differentiation। बस आप ये वर्ड्स याद रख लें, ये कौन कौन से हैं, γ2, γ1, FOG1, और याद रख लें कि ये किससे रिलेटेड है। The ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन किसी बच्चे को याद है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमने पढ़ी हुई है। यस मैम, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन ट्रांसलेशन होती है। शाबाश, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता है जाहिर सी बात है, डीएनए नहीं बताना है ना कि भाई ये वाला जो सेल है ये डिफरेंशिएशन में जा रहा है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ निकलते हैं और वो कमिटेड करते हैं सेल को कि भाई आपने इस साइड पे ही मूव करना है, मतलब लिम्फोसाइट्स की बनाने हैं, आपने मोनोसाइट्स बनाने हैं, ठीक है। आप लोग अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि जैसे आपके ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने बनाए हुए ना लोग कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाती है ना 10 मिनट्स वो कह रहा है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं रहनी, ठीक है। हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कुछ, सॉरी मैं आपको बता रही थी। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर भी ना कुछ केमिकल्स और कुछ मैसेंजर्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे रखे हुए जो आपकी बॉडी से इसको भी कमिट करते हैं, यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तो आप लोग अगर रिलेट करेंगे ना अपनी इन्वायरमेंट को अपनी बॉडी के अंदर से, तो आप लोग को पता चलेगा आधी चीजें जो इन्वायरमेंट में हो रही है ना वो आज में आपकी बॉडी में भी होती है। The hematopoietic growth factors are glycoproteins, hormones हैं that regulate the proliferation, differentiation of hematopoietic progenitor cells and the function of the mature blood cells। यानी कि ये हार्मोन्स आपको क्या क्या रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन है इनकी नेचर, और हार्मोन्स है, और ये क्या करते हैं, 3 चीजें, proliferation, differentiation और साथ में फंक्शन ऑफ मेच्योर आरबीसीज को ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर में कॉज, अच्छा अब अगर आप लोगों को ग्रोथ फैक्टर की डेफिनेशन आ सकती है और आपको ये आ सकती है कि वो क्या क्या काम करते हैं। वो सेल प्रोलिफरेशन करते हैं, स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, प्रिवेंट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि जब तक सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेल कुछ बहुत एपोप्टोसिस की तरफ ना जाए, तो वो इस चीज को भी प्रिवेंट करवाते हैं और मैच्योर सेल्स को भी बनवाने में हेल्प करते हैं। An important feature of growth factor action is that 2 or more sectors may synergize in stimulating a particular cell to proliferate or differentiate। Synergize का क्या मतलब होता है? मिलके काम करना।
यस, सिनर्जाइज मतलब कि आप दो आपस में मिलते हैं या तीन आपस में मिलते हैं एंड वो एक फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। और ये टेबल आप लोगों ने इटसेल्फ ऐसे ही याद करना है, ये मैंने आप लोगों की हॉफबैंड से ही लिया है, मैं हॉफबैंड की ही लाइंस आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को बुक पढ़ते हुए टेंशन ना हो कि ये वर्ड्स कहाँ से आए। पॉलीफ्रेशन जो है GCF, जो हमारे पास CF का मतलब होता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये पॉलीफ्रेशन करवाते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करवाते हैं, यानी कि आपके पास एक सेल बन गया, उसने आगे मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स में जाना है। फिर मैचुरेशन, आपको पता है कि एक बड़ा सेल है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लेट मी, हाँ ये माइलोब्लास्ट था ना, इससे फिर आगे मोनोसाइट्स बने थे और फिर इनसे डिफरेंशिएशन हुई थी मैक्रोफेजेस की। ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सब करवाते हैं। इसी तरीके से इससे मजीद ये यहाँ से माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल्स बनना, बायोलोब बन रहा है, 3 लोब बन रहा है, ये भी इन्हीं की वजह से होता है, जिसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। उसके बाद ये सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस, यानी कि ये रुकवाते हैं क्या, एपोप्टोसिस। ये सेम सारों के अंदर सेम है, ये बस इनके फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं कि आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कौन कौन से फंक्शन इसके हैं। फंक्शनल एक्टिवेशन क्या मतलब कि अब आपके पास ये बन गया सेल बनने के बाद अब सेल की कब जाके फैगोसाइटोसिस करनी है या सिक्रेशंस करनी है, कीमोटैक्सिस हम लोग करते हैं, सेल सिक्रेशंस करते हैं, ये वो कब करनी है वो भी यही डिसाइड करते हैं। ये दो टेबल, एक ये टेबल, एक ये स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना किसी बच्चे ने ले ले, एक ये स्लाइड यानी ये टेबल है आप लोगों का 1.5 है, और एक ये टेबल है, इसका नंबर में से हो गया, ये देख लेगा। एक ये टेबल है, ये आपने इटसेल्फ ऐसे का ऐसे ही याद करना है कि स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर कौन से एक्ट करते हैं, TNF मतलब टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर। के बाद एक्टोन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, फिर मल्टी पोटेंशियल प्रोजेनिटर कौन से होते हैं, और जो कमिटेड होते हैं कि वो प्रोजेनिटर सेल्स को कराएंगे। रिथ्रोपोइटिन मतलब स्पेसिफिकली रिथ्रोसाइट्स के लिए होता है, थ्रोम्बोपोइटिन स्पेसिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स के लिए होता है। ये वाला आप टेबल आप लोग रट लें। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइलॉइड एंड लिम्फोइड ग्रोथ फैक्टर्स, यानी ग्रोथ फैक्टर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आप लोग याद कर लें। क्या क्या है वो आपको मैंने पहले बताया था, आप लोगों ने याद रखना है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, हेक्ट हिलार्कली मतलब है कि इनकी स्पेसिफिकेशन ना स्टार्ट हुई है कि ये पहले इसने एक्ट करना है फिर इसने एक्ट करना है, जैसे आप लोग लेफ्ट साइड वाले टेबल में देख रहे हैं। यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय मैनी सेल टाइप्स, यानी ये नहीं है कि खाली RBCs हैं तो कुछ सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को ही करते हैं, लेकिन ये किसी भी सेल से रिलीज हो सकते हैं। यूजुअली इफेक्ट मोर देन वन लिनेज, आपने पीछे देखे कॉलोनी ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कितनी चीज़ों को इफेक्ट करें। Usually active on stem progenitor cells and on differentiated cells. ये भी आपने पीछे टेबल में देखा है कि किस तरह से वो डिफरेंशिएशन करवाने के बाद एक्ट करें। साइनर्जेस्टिक फंक्शन आप लोग टेबल में ही देख लें, शुरू में दो मिलके काम करें, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से ये सब करें। इन सब का कुछ का ऐसा भी है कि सब एक ही दफा में नहीं कर लेते डिवाइड के सारे एक दफा ही निकल आए, लेकिन कुछ हैं कि जो साथ मिलके करते हैं और कुछ हैं जो अलग करते हैं। जैसे इरिथ्रोपोइटिन का स्पेसिफिकली फंक्शन है ही है कि उसने इरिथ्रोसाइट की मैचुरेशन करवानी है। और उसके बाद है मल्टी एक्शन, पॉलीफ्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, फंक्शनल एक्टिवेशन, प्रिवेंशन ऑफ एपोप्टोसिस। इन चीज़ों को रट लें, ये टेबल रट लें, ये अक्सर आ जाते होते हैं। अब बारी आई जी एडिशन मॉलिक्यूल के। एडिशन मॉलिक्यूल होते क्या है? एडिशन मॉलिक्यूल जो है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और ये मीडिएट करते हैं मैरो प्रिकर्सर्स को, लिम्फोसाइट्स को, प्लेटलेट्स को। हम लोग पढ़ते हैं जी प्लेटलेट्स आए, उन्होंने एक्ट किया, वो जो है वो जाके एंडोथेलियम के साथ अटैच हो। वो कैसे अटैच हो जाते हैं? कोई ग्लू तो नहीं पहनी ना, ये एडिशन मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो उनको अटैच करवाते हैं। The adhesion molecules on the surface of a leukocytes are termed receptor, यानी कि अगर adhesion molecules leukocytes होंगे तो वो receptor होंगे। वही receptor आप लोग पढ़ेंगे कुछ जो होते हैं ना डिफरेंट, कुछ एंटीजन के रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ टूल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। इस तरह के रिसेप्टर्स आप लोग इंशाल्लाह हायर क्लासेस में 4th ईयर में पढ़ेंगे।
Those interact with the protein term ligand or targeted cells, for example एंडोथेलियम के साथ जाके जो अटैच हो जाते हैं उनको हम ligands कहते हैं। अब ये भी important question है कि adhesion molecules की characteristics क्या है, adhesion molecules की definition और characteristics most important।